हेलो दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं आरआरबी के सभी एग्ज़ामों में आए हुए साइंस के प्रीवियस ईयर। तो आपको भरोसा हो जाएगा आने वाले कल में कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह यहीं से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर यदि आप 2 से 3 हज़ार करके जाएंगे एक सब्जेक्ट के, तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहीं से बनेंगे। और आप वेटेज को समझ सकते हैं या आप मैथ में, आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यदि साइंस आपका नहीं सही हुआ तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ से बाहर चले जाएंगे। तो आप पीछे ना रह जाएं, उसके लिए हम एक नई तैयारी, एक नई जोश के साथ लेकर हाजिर हैं। साइंस के सभी प्रीवियस ईयर को 2000 3000 एक सब्जेक्ट से हम लोग करेंगे और लगभग हम लोग पूरे 14-15 हज़ार करने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट को लेकर आप पहली वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जीव विज्ञान का पहले नंबर पे वेटेज है, रसायन विज्ञान दूसरे पे और भौतिक तीसरे पे। और हम लोग भौतिक को इस समय कवर कर रहे हैं और हम लोग 100 क्वेश्चन पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और हम अब 101 क्वेश्चन से चालू करेंगे यहाँ पे। तो 101 क्वेश्चन में कह रहा है कि 5.6 किलो वाट हावर को हमको कन्वर्ट करना है जूल में। तो कितना जूल होता है? तो जब हम इसमें 1 किलो वाट हावर इज इक्वल टू होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 में, तो यह इसका जवाब आ जाएगा 20.16 गुणे 10⁻6 जूल। 20.16 गुणे 10⁻6 जूल। तो याद रखेंगे कि इसका किस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 गुणे 10⁻6 का, तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आगे पूछ रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 न्यूटन आप जानते हैं कि न्यूटन किसका है, तो बल का। और बल की जो परिभाषा होती है उसमें द्रव्यमान गुणे त्वरण आता है। तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, माइनस सेकंड ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। वही अगला क्वेश्चन, यही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। देखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो आप बता देंगे कि क्या हो जाएगा, 1 केजी मीटर सेकंड स्क्वायर -2, या -2 कह देंगे या तो मीटर प्रति सेकंड कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 104 कि 4.6 किलो वाट हावर को हमको कन्वर्ट करना है जूल में। फिर वही काम करना है, 3.6 गुणे 10⁻6 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 16.56 गुणे 10⁻6 जूल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 105 नंबर क्वेश्चन है कि 2 किलो वाट हावर को हमको कन्वर्ट करना है जूल में। फिर वही काम करेंगे, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7.2 गुणे 10⁻6 जूल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 106 नंबर क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन है कि 4.2 किलो वाट हावर को कन्वर्ट करना है जूल में। 4.2 में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल का, आ जाएगा कितना, तो 15.12 गुणे 10⁻6 जूल। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा आपको बता ही चुके हैं पहले भी, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के कि दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10⁹ और यह जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁹। यदि सिर्फ 10⁻⁹ दिया होता तो वह सही होता, जबकि 1 के रूप में देगा तो +9 होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, 1/10⁻9। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। देखिए 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड है, तो Q अपॉन में I इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर धारा हो जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन में T होता है, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। ध्यान देंगे पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, +12 नहीं,
-12। तो याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है। अब 1 जूल को निकालना है तो जूल जानते हैं कि कार्य की यूनिट है, तो आप जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, तो बल का न्यूटन हो जाता है और मीटर हो जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। 100 इकाइयों मतलब 100 यूनिट की खपत है। तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितना होगा। तो जब इसका क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 100 को, और उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 का। तो 3.6 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिनों में 100 यूनिट खपत हो रही है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा होता है, और 100 यूनिट इज इक्वल टू 100 किलोवाट घंटा। तो 100 किलोवाट घंटा में हम क्या करेंगे, 3.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 का। तो आ जाएगा हमारा 3.6 गुणे 10 की पावर 8 जूल आ जाएगा। या लास्ट ऑप्शन जो है डी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका। याद रखेंगे 5 दिनों तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना खपत हो रहा है, तो 100 यूनिट खपत हो रहा है। 100 यूनिट इज इक्वल टू होता है 100 किलोवाट घंटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 112 के बाद 113 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं 113 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मापक यंत्र से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे से क्वेश्चन बनेंगे, और उन पे देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, तो आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। जब भी दाब की बात होगी बैरोमीटर से नापा जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं वाहनों की जो गति होती है उससे किससे नापा जाता है, तो ओडोमीटर से। शरीर का तापमान थर्मोमीटर से, थर्मामीटर आप कहते ही हैं। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर से, और वायुमंडलीय दाब अभी आपने क्वेश्चन देखा कि बैरोमीटर से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपने देखा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो आर्द्रता को मापते हैं। जो वायु में उपस्थित आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता, उसके पहले वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वायु का ताप थर्मामीटर से, वस्तु का ताप थर्मामीटर से, तथा द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से। देखिए हाइग्रो और हाइड्रो में डिफरेंस है, ऐसा ऑप्शन में देकर के आपको फंसा सकता है। तो हाइग्रो आर्द्रता और हाइड्रो घनत्व, और उष्मीय विकिरण को किससे, बोलोमीटर से। ध्यान देंगे बोलोमीटर उष्मीय विकिरण को मापता है। तो यह सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। देखेंगे कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र के स्तर से ऊपर की चीज़ को देखना है पनडुब्बी में से, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। पेरिस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं पनडुब्बी में। जब हम पनडुब्बी में पानी के अंदर रहते हैं तो पेरिस्कोप की मदद से ऊपर की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 116 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब अभी आपने देखा बैरोमीटर। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ बैरोमीटर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को यदि आप देखना चाहते हैं तो किस यंत्र का, तो हेलियोस्कोप। हेलियो जो शब्द होता है वो लगभग प्रकाश से जुड़ा होता है, तो आप हेलियोस्कोप याद रखेंगे। हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपयोग का, तो आप जानते ही हो कि विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है, और जो धारा होती है उसे अमीटर से मापा जाता है। तो हम क्या याद रखेंगे, वोल्टमीटर। ठीक है, ध्यान देंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर। वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। फिर अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 121 वाला, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धारा का प्रवाह किससे मापा जाता है, आसानी से आप जान सकते हैं कि गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर से हम क्या करते हैं, बिजली के प्रवाह का
पता लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 122 नंबर क्वेश्चन पे। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए शाफ्ट, देखिए शाफ्ट जो होते हैं जो वाहनों में लगे होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जैसे इंजन के शाफ्ट कह सकते हैं, तो शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किससे नापा जाता है, तो टेकोमीटर से। टैकोमीटर से क्या किया जाता है, शाफ्ट की गति को मापा जाता है, आवर्तन गति को। यह भी पूछ सकता है कि शाफ्ट में किस प्रकार की गति होती है, तो आवर्तन गति होती है, ध्यान देंगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 123 नंबर। 123 विभव मापी मूलतः एक है। तो विभव मापी क्या है, मापन का उपकरण है, माप करता है, विभव मापी विभव का माप करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा किससे मापा जाएगा हो, तो एमीटर से। आप याद रखेंगे, आपको एमीटर और अमीटर भी दे सकता है, अमीटर या एमीटर याद रखेंगे इसको। धारा और विभवांतर वोल्टमीटर से। आगे देखेंगे एमीटर, आ गया वही क्वेश्चन कि एमीटर क्या करता है हो, तो एमीटर क्या करता है, तो एमीटर उपयुक्त में से सभी को करता है, मतलब कि परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, एमीटर श्रेणी में जोड़ा जाता है। निम्न से वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न वैद्युत प्रतिरोध उनमें होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, कम विद्युत खींचता है अभी, तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ऑप्शन याद रखेंगे आप। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन कि किसको मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टैग्मोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हम देखेंगे पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। तो ये पृष्ठ तनाव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टैग्मोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव के लिए। देखिए RRB SSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हो सके तो इस बार। आगे देखेंगे ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर आप जानते हैं कि गति दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जो आपकी मोटरसाइकिल होती हैं उसमें ओडोमीटर लगे होते हैं दूरी को मापने के लिए कि कितनी दूरी चली है आपकी गाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो यह हो जाएगा पिटोट ट्यूब हो जाएगा प्रवाही मापन उपकरण, एरिया मीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि टेकोमीटर क्या करता है, तो टेकोमीटर अभी आपने देखा था कि शाफ्ट की जो गति होती है उसको मापता है। तो गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल को मापता है, अर्थात जो शाफ्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इंजन के जो शाफ्ट होते हैं, तो उन्हीं शाफ्टों की जो गति होती है, आवर्तन गति, उसी को मापता है। तो फ्लाई व्हील की जो गुणात्मक चाल होती है या गति होती है, उसी को टेकोमीटर मापता है। अगला फिर क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए कि टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो टेकोमीटर घोड़ी गतिज ऊर्जा को मापता है। आप अभी पढ़े, सॉरी, चक्कर प्रति मिनट मतलब RPM को मापता है। ठीक है, टेकोमीटर क्या करता है, आवर्तन गति को मापता है, कि मतलब कि कितना चक्कर काट रहा है 1 मिनट में, तो प्रति मिनट RPM उसका क्या है, उसको माप के बताता है। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर क्या होता है, तो मल्टीमीटर आप जानते हैं कि क्या क्या माप सकता है, तो मल्टीमीटर बहुत सारे काम करता है। वोल्ट मीटर, मीटर करंट और ओम मीटर। मल्टीमीटर में तीनों होता है, वोल्ट भी वो माप सकता है, करंट भी माप सकता है और प्रतिरोध भी माप सकता है, तीनों माप सकता है, इसीलिए तो उसका नाम मल्टीमीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 132 नंबर क्वेश्चन कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या क्या गलत है, तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही बात है, इसे 1935 में ही चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, हाँ बिल्कुल, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो रिएक्टर भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 9 से 8 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, नहीं, अरे 6-7 हो जाता है तो हाई लेवल का भूकंप होता है, हल्का भूकंप नहीं होता है। तो यही क्या है, गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 133
133 है, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों को किससे हम मापेंगे? तो आर्द्रता से तो माप नहीं सकते, हाइड्रोमीटर से तो माप नहीं सकते, फेदोमीटर से नाप नहीं सकते, तो हिप्सोमीटर हो सकता है इसका विकल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है घनत्व को, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रो पानी से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए इसे तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हिप्सोमीटर गलत हो जाएगा, हाइड्रोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र? सोनार का उपयोग किया जाता है। 2016 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सोनार का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अगले 135 नंबर क्वेश्चन, एक बार इनको एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। सोनार पानी के अंदर उपयोग में अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धातुओं को जोड़ने, काटने और युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। लेजर का उपयोग भी याद रखेंगे ध्यान से। लेजर का उपयोग आप देखते हैं कि आज शल्य चिकित्सा में, धातु को काटने में, धातु को जोड़ने में, तो यह सब लेजर यंत्र उपयोग किए जा रहे हैं। तो इसको किसने खोजा था, ये भी आप हो सकता है पूछते कि लेजर का खोज किसने किया? तो टी.एस. मेमन ने किया था। किसने? तो टी.एस. मेमन ने किया था, याद रखेंगे। रडार क्या होता है? रडार को एक बार देख लेते हैं। तो रडार जो होता है यह प्रतिध्वनि सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है रडार की मदद से। तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है स्क्यूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम होता है स्क्यूबा। यह इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन पे कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इकोलोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई मापने के लिए, जो जहाज़ें जाती हैं तो इकोलोकेशन में पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? दूध के घनत्व को तो आप तो जानते हैं कि दूध किस में मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर में, हर कोई जानता है। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व या तरल का घनत्व या तरल की डेंसिटी को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब को, थर्मोमीटर से तापमान को। तो लैक्टोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल मतलब वही बाइक के द्वारा हम दूरी मापने के लिए क्या करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे आगे। तो ओडोमीटर देखिए यहाँ पे बताया भी है कि ओडोमीटर का प्रयोग हम वाहनों द्वारा चली गई दूरी को, टेकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति को और शाफ्टों की गति को, और स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की गति को मापने के लिए। वाहनों द्वारा चली गई दूरी ओडोमीटर, स्पीड को मापने के लिए वाहनों की गति को स्पीडोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो अभी आपने पढ़ा कि दूरी मापता है, क्योंकि यदि चाल मापना होता तो स्पीडोमीटर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण 139 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, तो ओडोमीटर हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। 140 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? तो विभवांतर मापता है, आपको पता ही है। चल देंगे अगले क्वेश्चन पे। 141 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, तो प्रवाह की दिशा को मापना है तो क्या हो जाएगा उसके लिए? गैल्वानोमीटर, क्योंकि एमीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, जबकि गैल्वानोमीटर क्या करता है? धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है कि किस दिशा में धारा बह रही है, उस दिशा में उसका तीर हो जाता है। इस चीज़ को देख लेंगे। रियोस्टेट क्या करता है? तो कम प्रतिरोध को कम करने और बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने और बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप। गैल्वानोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। देखिए 2018 में रिपीटेड क्वेश्चन कई सेटों में पूछा हुआ है, देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाहन की गति जानने के लिए मदद करता है। तो गति मापने के लिए अभी आपने देखा था कि स्पीडोमीटर होता है, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, और वोल्टमीटर होता है, वोल्टोमीटर वोल्ट को नापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमीटर अभी दूध को मापने के, दूध की सांद्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 144 में कह रहा है कि इकोलोकेशन एक प्रकार का है। तो इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है? सोनार है। इकोलोकेशन क्या है? एक प्रकार का सोनार है, क्योंकि सोनार के द्वारा ही इकोलोकेशन पता किया जाता है, अर्थात जहाज़ों का लोकेशन पता किया जाता है। आगे देखेंगे, उस शब्द का चयन करिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो अमीटर विद्युत धारा को मापता है, तो ओम मीटर क्या नापेगा हो? तो प्रतिरोध को मापेगा। आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापने के लिए तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता बताता है, एमीटर धारा को मापता है, एनीमोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। हवा की गति मापने के लिए हवा किस गति से बह रही है, एनीमोमीटर से हम लोग मापेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए। तो अभी आपने देखा था कि एनीमोमीटर का प्रयोग, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? हवा की गति और वेग मापने के लिए किया जाता है, हवा की शक्ति और वेग। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर? तो वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग 149 वाले पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? झूठ का पता लगा दे हो जो, तो पॉलीग्राफी आप लोग कहते हैं, नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी होती है। तो ये पॉलीग्राफी झूठ का पता लगाती है। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर किसके रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर, लाई मतलब झूठ, डिटेक्टर मतलब पता करने वाला, झूठ का पता करने वाले को पॉलीग्राफ कहा के रूप में भी जाना जाता है। 151 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापना है, तो उच्च तापमान जब भी मापना होता है तो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। आपने इसका कोरोना काल में उपयोग देखा ही होगा कि दूर से ही तापमान को मेजर कर लिया जाता था, तो उसे पायरोमीटर कहते हैं। पायरो मतलब आग, जानते ही हैं, तो आग को जो मापे उसे पायरोमीटर कहते हैं, मतलब तापमान को जो मापे। आगे देखेंगे, अब आ गए हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियों पे। अब भौतिक राशियाँ कौन सदिश है, कौन अदिश है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। आप देख ही रहे हैं कि 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश मतलब जिसका परिणाम और दिशा न हो, परिणाम हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? तो अदिश राशि के लिए हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। संवेग एक सदिश है, बल भी एक सदिश है, और वेग क्या है? वेग भी क्या है? सदिश है, क्योंकि संवेग, बल और वेग ये क्या होते हैं? किसी पे डिपेंड होते हैं, जबकि द्रव्यमान अकेले होता है। तो यही क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। इसका परिणाम होता है, इसकी दिशा नहीं होती है, बाकी सबकी दिशा होती है। आगे देखेंगे, का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। मतलब किसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? तो उसका होता है कार्य का। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ उसका क्या होता है? परिणाम होता है। विस्थापन दिशा होता है, आवेग भी किसी दिशा में बढ़ता है, बल भी किसी दिशा में लगाया जाता है, जबकि कार्य क्या होता है? दिशा नहीं होता है। दूसरी बात शब्दों में कह सकते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है।
निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। फिर वही आ गया क्वेश्चन कार्य। अभी आपने देखा था कि कार्य में क्या होता है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो कार्य एक अदिश राशि है, ये भी हम कह सकते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो कौन सदिश नहीं है, अदिश है। तो अदिश को हम लोगों को ढूंढना है। तो अदिश क्या है, शक्ति हमारी है, विस्थापन की दिशा होती है, त्वरण की दिशा होती है, बलाघूर्ण की दिशा होती है। तो सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं है अर्थात अदिश है कौन, तो शक्ति, बाकी सब सदिश हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 156 नंबर क्वेश्चन पे। 156 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा नहीं है मतलब कि कौन सदिश नहीं है। तो वेक्टर मात्रा नहीं है तो हम लोग देखते हैं इसमें हमारा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह की कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा में बह लेता है यह। आवेग या गति किसी दिशा में हम लोग चलते हैं, गुरुत्व बल किसी दिशा में लगता है। अरे गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ खींचेगा या इधर की तरफ खींचेगा तो उसकी भी कोई दिशा होती है एक निश्चित। विस्थापन की भी कोई दिशा ही होती है, तो इसका विद्युत प्रवाह हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। उतना सब बकवास था, सिर्फ लास्ट में पूछ रहा है कि अदिश राशि होती कौन है। तो अदिश राशि कौन कौन होगा। अभी आपने देखा कि विस्थापन, जो विस्थापन होता है वो भी एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। तो दा भी एक होगा क्या, अदिश राशि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 158 नंबर। 158 कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में दिशा होती है, परिणाम होता है, या दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो दिशा और परिणाम दोनों होता है क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है, तो दोनों होगा। आप जानते हैं सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो सदिश राशि का उदाहरण क्या हो सकता है सदिश। तो देखिए लंबाई की दिशा नहीं होती है, वजन की कोई दिशा नहीं होती, तापमान की कोई दिशा नहीं होती है। तो वेग की क्या होती है, दिशा होती है। याद रखेंगे यह क्या है, वेग सदिश राशि है। जब एक सदिश राशि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में किससे कौन एक सदिश राशि है। अब सदिश पूछ रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश, विस्थापन एक सदिश होगा। गति आप कहें तो गति क्या है, अदिश है। ऊर्जा क्या है, अदिश है। विस्थापन क्या होगा, सदिश होगा। तो विस्थापन को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो कौन एक वेक्टर मात्रा है, मतलब वेक्टर है, सदिश है। तो सदिश कौन होगा, हो समय होगा, तापमान होगा, वेग होगा, दूरी होगा। तो वेग होगा, आप याद रखेंगे। दूरी किसी भी दिशा में चली जा सकती है, उसका सिर्फ दूरी की माप सकते हैं हम उसे, उसकी दिशा कोई नहीं होती है, परिणाम होता है। तो आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। तो समान मतलब कि दिशा एक ही दिशा में चले हुए। तो त्वरण और बल दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। यही आपको याद रखना है। बल और संवेग की नहीं होती है, क्योंकि बल और संवेग नहीं होगी, बल और वेग भी नहीं होगी, बल और विस्थापन भी नहीं होगी, बल और त्वरण होगी। दोनों की दिशा हमेशा समान रहती है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण भी उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 163 नंबर। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है, दिशा भी उसके साथ निर्दिष्ट हो तो उसे क्या कहते हैं, सदिश होती है वो। आसानी से आप बता सकते हैं कि जिनमें दिशा भी हो परिणाम भी हो, सदिश हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, अर्थात कौन सदिश है पूछ रहा है। तो सदिश आप देखते आ रहे हैं कि संवेग क्या होता है, सदिश होता है। दूरी, चाल और द्रव्यमान ये क्या है, अदिश है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से 165 नंबर। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है अर्थात सदिश है। तो सदिश हम लोग ढूंढते हैं कि सदिश कौन होता है। तो बल होता है सदिश, बल होता है सदिश। और बाकी आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये सब क्या है, अदिश है। तो कार्य में अगला पूछ रहा है कि कार्य में क्या होता है, हो दिशा और परिणाम होते हैं कि सिर्फ परिणाम होता है या सिर्फ दिशा होती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, कोई दिशा नहीं होती कार्य में, केवल परिणाम होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह कार्य एक अदिश राशि है। आगे देखेंगे हम लोग 167 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग आ गए मैकेनिक्स पे और
वर्क पे। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो अधिक काम कौन कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली, और सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं। एक घूमता हुआ पहिया, तो एक घूमता हुआ पहिया अधिक काम तो करता है लेकिन अधिक काम नहीं कर सकता, मतलब जो कार्य अधिक हमें प्राप्त होता है जिसमें, तो वह है बंदूक की एक चलती हुई गोली से। अब और है एक उठाया हुआ हथौड़ा से बहुत ज़्यादा कार्य नहीं प्राप्त होगा, गस्सील पत्थर से भी नहीं होगा, तो एक बंदूक से चलती हुई गोली से हमें अधिक मात्रा में कार्य प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि जब कोण की बातें होती हैं तो फॉर्मूला होता है कि F इंटू डी कास थीटा है। तो F इंटू डी कास थीटा, तो कार्य भी दे रहा है 20 जूल, और F का मान दे रहा है 20, और विस्थापन दे रहा है 2। तो 20 में हम क्या करेंगे, 20 में भाग दे देंगे न्यूटन और गुणे मीटर का, मतलब कि 20 गुणे 2 का। तो हम लोग जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा, तो 2 को जब हम लोग 2 कास थीटा आएगा और इधर का पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे आप उसको हल किया है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया कास थीटा 1/2, कास थीटा 1/2, तो कास थीटा 1/2 कितने का मान होता है, तो 60 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश के मान के बराबर। तो यह सॉल्व हुआ है। यदि आपको न समझ में आए तो एक बार इसे देख लेंगे कि W इज इक्वल टू F इंटू डी कास थीटा होता है, और कार्य जो है 20 दिया हुआ है, और F भी 20 दिया हुआ है, और D 2 दिया हुआ है, और कास थीटा का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 169 नंबर पे कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 20 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना हम लोग कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, जब यहाँ पे द्रव्यमान दिया हो और ऊंचाई दिया हो कि कितनी ऊंचाई पे रखना हो, तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh। तो mgh वाले पे हम लोग रख देंगे, m का मान 12 है, और g का मान आप जानते हैं 9.8 होता है, h का मान होता है 1.5 दिया हुआ है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 जूल आ जाएगा। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 जूल। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 गुणे 10 गुणे 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। आते हैं 170 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, अर्थात 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किया गया कार्य 2000 जूल है, 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करिए। तो अब हम लोग बल जब निकालना होता है तो बल इज इक्वल टू, या किया गया कार्य इज इक्वल टू कितना होता है, F इंटू डी। तो अब हमको बल निकालना है, तो बल निकालना है तो क्या क्या दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है कि 20,000 जूल, और दूरी दिया हुआ है, दूरी F इंटू डी मतलब विस्थापन या दूरी, तो उसे 4000 दे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे 2000 इज इक्वल टू बल और गुणे 4000। अब बल निकाल लेंगे तो 2000 बटे 4000, 20,000 बटे 4000 इज इक्वल टू 5, बल कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो सही है जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 171 नंबर पे देखिए, मतलब न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसके एक बार ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, कह रहे हैं कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इसे गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु पर उठाने। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने
में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वह किए गए या जमीन से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उस बिंदु तक उठाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 10 मीटर की, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो बल इज इक्वल टू, देखिए फिर वही वाला क्वेश्चन कि यह W इज इक्वल टू mgh, m दे दिया है 1 kg, h दे दिया है हमारा 10 और गुरुत्वीय त्वरण को भी मान लेते हैं 9.8 दिया हुआ है, तो 9.8 और 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे 1 और 9.8 तो हमारा आ जाएगा 98 जूल लगभग आ जाएगा। तो 98 जूल ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी होगा, इसलिए क्योंकि यह कार्य होगा ऋणात्मक कार्य होगा। तो यह देख लीजिए ऋणात्मक और धनात्मक में पूछ दिया है, ध्यान देंगे गुरुत्व बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगले, क्योंकि विस्थापन, यहाँ पे कारण क्या है कि यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया जो कार्य होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे हम लोग 173 नंबर को कि एक कुली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया काम फिर वही पूछ रहा है mgh हो, तो 20 गुणे 2 गुणे 10 कर दीजिएगा। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूना के 40 और 40 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जूल हमारा आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा हो, सॉरी, दो दूना के 400 जूल आ जाएगा, क्योंकि 20 था और 2 मीटर, तो 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा और 40 का फिर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 174 देखते हैं, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल से चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी है। तो किए गए कार्य की मात्रा क्या हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बल हमारा दे दिया है F1 और मीटर दूरी भी दे दिया है 1, तो F इंटू डी जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जूल हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि F इंटू डी दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 175 कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को ऊपर उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम को फिर वही वाला कहानी, और 10 किलोग्राम दिया हुआ है और विस्थापन कितना हो रहा है, तो वह विस्थापन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो विस्थापन कुछ भी नहीं हो रहा है तो 0 जब हो रहा है तो F इंटू डी जो होता है, तो बल का तो मान दिया हुआ है, बल विस्थापन नहीं दिया हुआ अर्थात 0, तो 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 176 नंबर है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पहले देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वस्तु द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू 1/2 और 4 हमारा दिया गया था किलोग्राम, और वहाँ पे प्रति सेकंड दिया गया था पहला, तो 5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा 10 मीटर प्रति सेकंड, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 और माइनस 25, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा पूरा टोटल आ जाएगा 150 जूल। तो याद रखेंगे कि क्या होगा, तो 1/2 और एक यम एस स्क्वायर या MS² मतलब टी स्क्वायर, डेल्टा टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह पूरा टोटल आ जाएगा कितना, 150 जूल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यह वही वाला फार्मूला है जो आप कहते हैं 1/2 हाफ टी स्क्वायर, वही वाला फार्मूला है। अगले वाले को देखते हैं हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन है 177 कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है।
स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कार्य कितना होगा, तो फिर इसको जब हम लोग निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा वाले फॉर्मूले से, तो यह हो जाएगा हमारा यम और जी और एच कितना है 2 मीटर से गिराई जाती है। तो एम जी एच से निकालेंगे जब हम लोग, तो कार्य को एम जी एच वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा मतलब एम जी एच, तो यह टोटल कितना आ जाएगा 1.6 जूल। अर्थात ये कितना हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला आपको यदि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक बार फॉर्मूला लिखिए। ये W इज इक्वल टू होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो mgh के बराबर होती है। तो mgh की जगह पे एक एक मान को रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो में, इसीलिए मैं जल्दी आपको बताते चल रहा हूँ। एक बार आप देख लेंगे, यदि नहीं समझ आए तो फिर से एक बार कमेंट करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूँगा या किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, तो शून्य हो। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो एफ इंटू डी का जो मान हो जाएगा, डी का जब एफ में मल्टीप्लाई होगा तो कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं 169 नंबर, कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा हो। तो अभी mgh वाला फार्मूला फिर लगा लेंगे आप लोग। तो यह W इज इक्वल टू एम जी एच की जगह पे या तो यह वाला W इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो एफ का मान दे दिया है 120 न्यूटन और डी का मान दे दिया है 2, तो 120 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 240 जो कार्य हो जाएगा 240 हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती हो, तो जब हम कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि ऊर्जा और कार्य की जो इकाई भी होती है लगभग समान होती है, लगभग क्या समान ही होती है। तो 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो वो क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसकी ऊर्जा में क्या होगी, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं होता है। किसमें कोई कार्य नहीं होता है, तो कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा का भार लेकर खड़ा है। तो 10 किग्रा का भार लेकर खड़ा है तो हमारा तो भार तो आ गया, लेकिन विस्थापन तो थोड़ा हुआ भी नहीं। तो विस्थापन नहीं हुआ तो इसी में कार्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसमें दूसरे में क्यों नहीं होगा, कि सचिन 4 किमी चलता है, वो भार लिया है लेकिन 4 किमी चलता है, विस्थापन हो गया, तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। एक कुली किसी बस में किसी कार्य तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी विस्थापन चल दिया, वो हो जाएगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो निश्चित तौर पे दौड़ेगा। तो यह पहला ऑप्शन उपयुक्त है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। 183 नंबर, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में जब होगा तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, याद रखेंगे। 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है। तो लगाए गए बल के बीच का जो कोण होता है वह कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि cos 90 का जो मान होता है वह 0 होता है। तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 185 नंबर, कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। फिर वही क्वेश्चन 90 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो कार्य को शून्य करना है तो 0 करना पड़ेगा। तो एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा हो, तो 500 न्यूटन मतलब बल दे दिया है, और 200 मीटर, तो एफ इंटू डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और एफ इंटू डी मतलब कि कितना हो जाएगा, तो 5 है, आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा। एक चीज़ इसमें देखेंगे आप लोग कि 100 मीटर की दूरी तक उठाता है, मतलब ऊपर उठाने की बात कर रहा है, चल नहीं रहा है। चलता तो कार्य विस्थापन होता कुछ, लेकिन जब वो चल नहीं रहा है, सिर्फ उठा रहा है ऊपर,
तो क्या हो जाएगा, कार्य पूरी तरह जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, या तो दूसरी भाषा में कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है, डी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, याद रखेंगे कि इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो पहला कह रहा है कि पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो इसमें तो कार्य होगा ही निश्चित तौर पे। फिर कह रहा है कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। इसी में कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आप इसको देख लेंगे कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। तो बल के लंबवत है, तो जब cos 90 अंश से हो जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, पूरा जो वर्क हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 188 कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो बल गुणे विस्थापन लगा दीजिए, तो 4 दूना के 8, 80 हो जाएगा 80 जूल, क्योंकि कार्य का यूनिट जो होती है जूल होती है, तो 80 जूल हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग कि 189 नंबर, एक मजदूर भूमि से 15 केजी सामान उठाता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाने अपने सिर पर उठाता है, इसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो किया गया कार्य तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो mgh वाले फार्मूले से लगा लीजिएगा, W इज इक्वल टू mgh, क्योंकि ऊपर उठा रहा है तो कार्य की गणना करेंगे। m का मान 15 दे दिया है, g का मान h का मान 1 दे दिया है, g का मान 10 रख लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 150 आ जाएगा, 150 जूल, क्योंकि 15 कम 15 और 15 यहाँ पे 150। अगले वाले क्वेश्चन को 190 वाले क्वेश्चन को, कार्य होता है यदि ऊर्जा है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है तो कार्य होता है, मतलब कार्य ऊर्जा के बराबर भी कह सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि 191 नंबर की, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। लंबवत जैसे ही होगा उसके लंबवत तो cos 90 अंश हो जाएगा, और cos 90 अंश का मान जीरो होता है। तो 100 आगे देखेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखेंगे, क्योंकि F इंटू डी होता है, तो उसमें हम लोग क्या ही यम को ध्यान देंगे, तो याद रखेंगे कि बल और विस्थापन पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे नहीं। आगे देखेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। यही क्वेश्चन तो आगे भी था। आगे देखेंगे 194, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए बस अलग अलग शिफ्टों में पूछा हुआ इसीलिए दिया है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो अधिक कार्य अभी आपने देखा था कि एक चली हुई गोली अधिक कार्य करती है, उठा हुआ हथौड़ा नहीं कार्य करता है, तेजी से आता हुआ पत्थर नहीं काम करता है, घूमता हुआ पहिया काम नहीं करता है ज़्यादा। एक चली हुई गोली क्या करती है, अधिक कार्य करती है इनकी अपेक्षा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मजदूर 10 केजी सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो काम की गणना को कैसे करेंगे, तो mgh वाला फार्मूला आप लगा लेंगे, W इज इक्वल टू mgh। तो mgh में 12, 1.2 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 120 जूल आ जाएगा। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कहलाता है, वो कार्य क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, F इंटू डी बल गुणे विस्थापन। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे 198 नंबर, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया जो बल होता है वो 7 न्यूटन होता है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन जब आप ज्ञात करेंगे तो अब तक हमने कार्य निकाल रहे थे, बल गुणे विस्थापन, अब विस्थापन को ज्ञात कर लेंगे, तो 56 में 7 का भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 8 मीटर, जो विस्थापन होगा वो 8 मीटर होगा। 199 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है,
वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा हो, तो किया गया कार्य जो हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 200 पे हम फाइनली पहुंच ही गए। यही आज का हमारा टारगेट था और इसको हम लोग देख लेते हैं और यहीं पे हम लोग अपनी वीडियो को विराम देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है हो, तो बल, विस्थापन और उनके बीच के कोण पे नहीं, विस्थापन पे नहीं, प्रयुक्त बल पे नहीं, तो किस पे, वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि वस्तु के द्रव्यमान पे अभी आपने पढ़ा था कि कार्य वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किन पे करता है, ए बी सी, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मतलब कि विस्थापन पे निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पे और प्रयुक्त बल पे। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें। जैसे जैसे हम लोग 20 दिन कवर करेंगे तो 2000 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ऐसे कवर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो एक दिन आएगा जब हमारे पास 2000-3000 क्वेश्चन का संग्रह होगा और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के काबिल हो जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन विज्ञान से, साइंस से पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू। आप लोग भी आगे स्टडी करते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए।